बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम दिन शुरू होने वाले हैं और ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि जूँ जूँ इमरान खान का यौम हिसाब जितना जितना नज़दीक आता जाएगा, अदलिया की बेचैनी बढ़ती जाएगी। और ये अब सबको अंदाज़ा है कि अदलिया कोई वार करना चाहती है। अदलिया से मुराद ये 3 जज हैं और कुछ उनके साथी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। तो ये लोग अब तय कर चुके हैं कि कोई ऐसा बड़ा एडवेंचर हमने करना है मौका पाते ही, और किसी न किसी तरीके से, ताकि इमरान खान पर आई हुई बला टल जाए। अच्छा, लेकिन जहां इनको एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं है वो ये है, या अंदाज़ा है तो वो उससे सरफ़ नज़र कर रहे हैं, या फिर हरचे बादाबाद वाला मसला उन्होंने तय कर लिया है। वो बात यह है कि हुकूमत पर दबाव डालकर इमरान खान की गिरफ़्तारी को नहीं रोका जा सकता। और क्योंकि इमरान खान की गिरफ़्तारी को हम अगर कहें कि वो हुकूमत के हाथ में ही नहीं है, अगरचे हुकूमत हम रकाब है, लेकिन ये मसला इन लोगों के हाथ में नहीं है पूरी तरह, जिन पर अदलिया वार करना चाहती है। और अदलिया में ये भी तय हो गया है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें तय हुई हैं कि पीटीआई के तमाम अरकान कारकुनों को जो 9 मई की दहशत गर्दी में पकड़े गए, जूँ जूँ केस आता जाए, मौका मिलता जाए, उनको हमने बरी करना है, समाअत के बग़ैर, मुकदमा चलाए बग़ैर बरी करना है। और ये तय हुआ है कि जज के सामने मुलज़म पेश होगा, जज FIR की कापी पढ़ेगा और फिर उसी वक्त खड़े खड़े ये फ़ैसला सुना देगा कि इस FIR में तो कुछ है ही नहीं, कोई मवाद ही नहीं है, लिहाजा मुकदमा ख़त्म, मुलज़म बरी। ये चीज़ें उन्होंने तय की हुई हैं। लेकिन जो कुछ होने वाला है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अदलिया के हाथ में वो चीज़ें नहीं हैं जिन पर वो मान कर रही है, और जिन पर वो बहुत संगीन किस्म की गलत फहमियों का शिकार हो गई है। और ये गलत फहमियाँ अब आने वाले दिनों में छटती जाएंगी। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि शौकत खानम अस्पताल पर छापे का फ़ैसला असूली बुनियादों पर हो गया है, क्योंकि इतलात ये है कि 15 से 20 दहशतगर्द नुमायाँ, जिनमें सेकंड क्लास PTI की लीडरशिप भी शामिल है, वो इस वक्त शौकत खानम में छुपे हुए हैं और इस अस्पताल की वो पनाह लिए हुए हैं। और उनका ख्याल है कि हुकूमत तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो शौकत खानम पर छापे का रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन नाजरीन, ये रिस्क लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। और कल वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकात की है, और आर्मी चीफ़ की मुलाकात का मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ इदारे की उस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें कर रहे हैं, जो चंद रोज़ पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में हुआ, जिसमें फ़ौज की क़यादत के हर सतह के जो लोग हैं वो कम से कम 150 से भी ज़्यादा की तादाद में अफसरान, जो पूरे पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत की करीम है, बल्कि सारी क़यादत ही यही है। और इनके दरमियान जो अहम तरीन बात थी, जिसका आपको इल्म हो भी चुका है, वो अहम तरीन बात ये थी कि इस मसले पर कोई इख्तलाफी राय नहीं आई इजलास में। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ये अक्सरियत का फ़ैसला था, ये अक्सरियत का फ़ैसला नहीं था, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था। यानी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम लोग यक आवाज़ थे कि 9 मई के दहशत गर्दों से कोई रियायत नहीं की। यानी इस बीच में कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शायद नरमी का फ़ैसला कर लिया गया है, शायद अमेरिका का दबाव आड़े आ गया है, वो फ़लाँ को ले जाएगा और फ़लाँ को छोड़ दिया जाएगा, फ़लाँ पर मुकदमा जो है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलेगा, फ़लाँ पर सिविल अदालत में चलेगा। बात पहले दिन से तय थी कि जो मुजरिम इस मामले में बराह रास्त मुलव्वस हैं, उन पर फ़ौजी अदालत में ही केस चलना है और फ़ौजी अदालत ही उनका फ़ैसला करेगी। दूसरी अदालतों में वो लोग जाएंगे जो हमले में मुलव्वस नहीं थे। मसलन एक आदमी किसी फ़ौजी तनसीब के बाहर हमला आवर जुलूस में तो मौजूद था, लेकिन जुलूस से पीछे था और सिर्फ नारे लगा रहा था, उसने कोई पत्थर नहीं फेंका, कोई डंडा नहीं फेंका, कोई चीज़ नहीं तोड़ी, तो ज़ाहिर है उसमें फ़र्क है जिसने गेट तोड़ा, गेट को आग लगाई और फ़ौज को गंदी गालियाँ दी
आर्मी चीफ को गंदी गालियां दी, पाकिस्तान से बगावत के नारे लगे। आपके इल्म में होगा कि इन मुजाहरों में ये नारे भी लगे और ऐसी तकरीरें भी की गई कि अगर इमरान खान नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं, ये कहा गया। तो जिन लोगों ने ये कहा और जिन लोगों ने सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए पीछे खड़े होकर, उनमें और इनमें एक फ़र्क जो है वो इंसाफ का भी तकाजा है कि किया जाए। और ये कोई फ़ैसले में तरमीम नहीं हुई, ये पहले दिन से फ़ैसला था। पहले दिन से फ़ैसला ये कतई नहीं था कि जितने भी गिरफ़्तार शुदगान हैं सब पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। आर्मी चीफ ने जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है उसमें इस बात की अब शरह सदर के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और इसी दौरान फिर कौमी असम्बली में एक करारदाद भी मुत्तफ़क़ा तौर पर पास हो गई कि 9 मई के सानहे के मुजरिमों के साथ कोई रियायत नहीं होगी और मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है इस करारदाद के बाद। तो अब ये करारदाद जो है ये अदलिया के सामने भी, बिंदियाल के सामने भी एक रुकावट बन गई है कि कौमी असम्बली के फ़ैसले को वो इस तरह कैसे किसी फ़ैसले के तहत इनको कलअदम करार देगा, या जिस तरह उसने दरख्वास्त मंगा ली। बहुत पुरजोश होकर उसने ये दरख्वास्त दायर कराई 6-7 लोगों के ज़रिए कि सिविलियंस पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा नहीं चल सकता। हालांकि इमरान खान के दौर में दर्जनों सिविलियंस पर फौजी अदालत में मुकदमे चले और बिंदियाल साहब उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, दूसरे लोग भी थे, कुछ तो रिटायर हो गए, लेकिन ये इस बेंच के लोग जो थे उस वक्त भी मौजूद थे जब इमरान खान के दौर में दर्जनों सिविलियंस पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले। और इमरान खान का ये टीवी इंटरव्यू बार बार नशर होता रहा है उस ज़माने में भी कि मैं इस बात का हामी हूँ कि तमाम दहशत गर्दों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, बल्कि फ़ौजी अदालत ही में मुकदमा चलना चाहिए। तो अब ये चीज़ तय है। अब इसको टालने की जो कोशिश है वो एक बचगाना गलती है जिसका नुकसान गलती करने वाले को होगा, इदारे को नहीं होगा, रियासत पाकिस्तान को नहीं होगा, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो इस फ़ैसले के लिए एक बड़ी तक़वियत का बायस है वो ये है कि ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि पंजाब में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जज्बात की एक फ़ज़ा चल पड़ी है, एक लहर चल पड़ी है जो कुदरती है, बिल्कुल नेचुरल है। क्योंकि पंजाब फ़ौज पर अटैक के बारे में हमेशा से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सूबा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सूबे गर्म जोश नहीं हैं, वो जो सर्द महर हैं, लेकिन एक फ़र्क है पंजाब में और दूसरे सूबों में बाज़ ऐसी वजूहात की बुनियाद पर जिनका इल्म हर बंदे को है, हर छोटे सूबे वाले को भी है, हर बड़े सूबे वाले को भी है। हाँ, कुछ मामलात हैं जिनमें गलती और एक जो कोताही रियासत पाकिस्तान से माजी में हुई है वो उसका ज़िक्र हमें करना चाहिए एक अच्छी पॉजिटिव राय के तौर पर। वो ये कि बलूचिस्तान और फाटा के इलाकों से जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं माजी में, मुशर्रफ के दौर में, फिर उसका नाम क्या था वो जो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लेकर अय्याशी कर रहा है वो, उसके बाद रहील शरीफ आया, फिर बाजवा आया, इन सब के अदवार में बलूचिस्तान और फाटा वालों से ज़्यादतियाँ हुई हैं। चुनाचे वहाँ के जज्बात की कैफियत कुछ और है और उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। वो क्यानी की बात मैं कर रहा था, जनरल क्यानी। तो इन लोगों ने जो किया है उसका नुकसान हमें इन इलाकों में पहुँचा है, इस नुकसान का इजाला करना होगा। और ये जो लापता अफराद जिनकी बाजियाबी नहीं हो रही, आर्मी चीफ को जब भी फुर्सत मिले पहली फुर्सत में वो इन अफराद का मसला हल कराएं, क्योंकि ये लापता अफराद के वाक़यात, उनकी कहानियाँ और उनके बारे में जो बातें सामने आती हैं उसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस नुकसान का इजाला भी करना होगा। खैर, बात हमारी हो रही थी एक्शन की। न सिर्फ ये है कि शौकत खानम के ख़िलाफ़ शौकत खानम पर छापा पड़ेगा, बल्कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के दिन भी नज़दीक आ गए हैं। उसका एक आगाज़ आपने देख लिया कि वो जो उज़मा चोरनी है, इमरान चोर की बहन, ये कमाल है, सारे बहन भाई चोर और डकैत है, पूरे की पूरी फैमिली चोर और डकैत है। वो जो उज़मा डकैत है उसने वो जो जनूबी पंजाब में ज़मीनों पर कब्ज़े किए, 6 अरब रुपए की ज़मीन चंद करोड़ में जालसाजी से ख़रीदी, और वो ज़मीन गरीब काश्तकारों और मज़ारिब की मिल्कियत थी, उनको धक्के मार मार कर, डंडे मार मार कर इन ज़मीनों से बेदखल किया गया। इतना ये घराना न सिर्फ ये कि घराना चोर है बल्कि सफाक और बेरहम भी है। यहाँ ये भी है कि वहाँ उस इलाके का PTI का एक बड़ा कट्टर हामी था, कैसर नाम था उसका, कैसर अब्बास MPA, तो वो इमरान खान का बड़ा आशिक था।
तो उसने उस वक्त इमरान खान से कहा कि आप ये अपनी बहन की इस कार्रवाई को नोटिस लें, ये बात जो है हमारे लिए मसला बन सकती है। तो इमरान खान ने उसको क्या जवाब दिया? वो उस जवाब से मिलता जुलता था जो जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया था जब वो ISI के सरबराह थे, और जब उन्होंने पिंकी चोरनी की चोरी पकड़ी थी और इमरान खान को उस चोरी से आगाह किया था, तो इमरान खान ने उनको ओहदे से बरतरफ करा दिया था। यही काम इसने कैसर अब्बास से किया और कैसर अब्बास को कहा कि अगले इलेक्शन में मैं तुम्हें टिकट ही नहीं दूंगा। तुमने ये बकवास की क्यों कि मेरी बहन के ख़िलाफ़ तुमने ये बात की? उसने तो जायज़ कब्ज़ा किया, ख़ुद इमरान खान नाजायज़ काबिज़ है, इसकी कितनी ज़मीनों पर बनी गाला क्या है। तो खैर ये चीज़ें, उस केस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उज़मा चोरनी को ज़मीन का जाली इंतकाल कराने वाला और जो तहसीलदार था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसको गिरफ़्तार करके मुल्तान पहुंचा दिया गया, जहां से उसकी तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। उस तफ्तीश की रोशनी में उज़मा चोरनी गिरफ़्तार होगी। ये जो कहता था ना कि मैंने अपनी बहनों से कहा कि तुम मुल्क से बाहर चली जाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये सारा इसने झूठ बोला। इसे पता है कि इसकी कम से कम 2 बहनें ऐसी हैं जिनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो चंद दिनों तक, कुछ दिनों तक जेल की मेहमान होंगी। नाज़रीन, ये एक्शन जो है अब इसकी शुरुआत होने वाली है, तो ये जो 4 हफ्ते हैं इनमें बहुत कुछ सिमट जाएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पेशी थी, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो है ही नहीं, वो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक जगह मुख्तस कर ली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम उसको कहते हैं। वो एक्चुअली अमलन वो इमरान खान की नशिस्त गाह है, जहां इमरान खान जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वापस आता है। तो उसने कल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि मैं हुकूमत से क्यों मुज़ाकरात करूं, मैं तो फ़ौज से मुज़ाकरात करूंगा जिसके पास इख्तियार है। असल बात बताने से पहले मुझे एक फ़िक्रा इसका जो मैं आपको याद दिला दूँ। इसने कुछ ही महीने पहले ये कहा था कि मैंने फ़ौजी हुकाम के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं, वो मुझे मिन्नत तरले करने के लिए फ़ोन करते हैं, वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं, वो मुझसे सौदेबाजी करना चाहते हैं, वो मुझसे कोई डील करना चाहते हैं, वो मुझे कुछ ऑफ़र करते हैं, मैंने उनके फ़ोन ही बंद कर दिए हैं, मैंने उनके नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने ये कहा कि मैं तो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। ये बात उसने कल भी कही, परसों भी कही कि मैं तो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। और उसमें इसने ये कहा कि हुकूमत के जमातों से मैं क्यों मुज़ाकरात करूँ, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। अगर ऐसी बात है नाज़रीन कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है और ये हुकूमत से बात नहीं करना चाहता, तो इसने कल रात फिर एक पैगाम भेजा है हुकूमत के नाम कि खुदा के लिए मुझे लंदन जाने दो, और कोई वही सारा तरीका कि जिस तरह कोई ऐसा बंदोबस्त हो कि मुझे, जैसे लोगों को ये लगे कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती इमरान खान को मुल्क से बाहर निकाल दिया है, या कोई डील कर ली है, या वो कर लिया, ये कर लिया है। तो हुकूमत ने हस्बे साबक इस दरख्वास्त को मुस्तरद तो किया ही, लेकिन इस बार जो मुस्तरद करने का अंदाज़ था वो ज़रा तंज़िया और मज़ाहिया था, और इमरान खान से कहा गया कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें बाहर भेज देते हैं, तुम ऐसा करो अस्पताल में एडमिट हो जाओ और बीमार हो जाओ, और फिर ये एक कैंपेन चलवाओ अपनी पार्टी से कि इमरान खान को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो इसके बाद फिर हम गौर करेंगे। ये कुछ संजीदा जवाब नहीं था, ये एक तंज था इमरान खान पर, उसका मजाक उड़ाया गया। उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में इसकी जो ये दरख्वास्त थी वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया, और इसके बाद इमरान खान का जो चेहरा था वो आपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी PTI के इस्लामाबाद ऑफिस में उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसकी वीडियो आप निकाल कर दोबारा देख लीजिए। उसके लहजे में कोई ज़ोर नहीं रहा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी आपको नज़र आ रही है कि वो एक थकी थकी सी, और जैसे कोई आदमी किसी तरफ से बहुत ज़्यादा मायूस होकर कुछ लातल्लुक़ हो जाता है। और आपने देखा कि यानी TV पर तो खैर उसकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जलसा या तकरीर या कौम से खिताब कुछ नहीं चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी सारी एक्टिविटी जो है वो चल रही होती है। इस सारी एक्टिविटी में पिछले 2 हफ्तों से आपने देखा कि इसने ना तो कोई डर्टी हैरी की बात की, ना जनरल आसिम मुनीर पर डायरेक्ट अटैक किया। पहले बहुत किया इसने, पहले बहुत ज़्यादा किया, लेकिन अब नहीं कर रहा। अब वो ये भी नहीं कहता कि इलेक्शन ना आया तो इनकलाब आएगा,
اور یہ بھی نہیں کہتا کہ خانہ جنگی ہوگی، یہ بھی نہیں کہتا کہ ملک سری لنکا بنے گا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ لوگ خوف کے بت توڑ کر سڑکوں پر آ جائے۔ اب اس نے یہ کہنا بھی بند کر دیا۔ یہ بات 4 دن پہلے ایک مرتبہ اس نے دہرائی، لیکن وہ اتنے سرسری اور ارریلیونٹ انداز میں دہرائی کہ جیسے کوئی منشور کا کوئی فقرہ پڑھ رہا ہو، اب بغیر سوچے سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں اس نے ترک کر دی ہیں، اور اشارہ اس کی ہر ادا سے یہی ملتا ہے۔ اس کی اب جو آخری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ مجھے پاکستان سے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ باہر کے کسی ملک سے کوئی دباؤ، کوئی پیشکش، کوئی آفر اسے نہیں ہے۔ یعنی یہ خیال کرنا کہ جس طرح نواز شریف کو سعودی عرب نکال کر لے گیا، یا جس طرح زرداری کے کو کچھ متحدہ عرب امارات نے فیور دی تھی، یا جس طرح نواز شریف کے لیے امریکہ کے صدر، اس وقت کے صدر بل کلنٹن نے بھی کوئی کردار ادا کیا تھا۔ اس کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے لیے امریکہ، برطانیہ یا کسی بھی ملک کی طرف سے، کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی سطح سے اس کو کوئی مدد یا فیور نہیں مل رہی۔ وہ میں پھر دہرا دوں اس بات کو کہ جن 60 ارکان سے انہوں نے رابطے کیے اور ان کو اچھی خاصی رقوم دی، انہوں نے بھی ایک پریس ریلیز پر، ایک خط پر ٹرخا دیا۔ اس خط میں ایک سرسری سا اور ایک جنرل سا مطالبہ تھا، کوئی اسپیسیفک بات نہیں تھی، اور وہ جنرل سا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری حقوق جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا جس طرح کہ ایسے قرارداد میں کہا جانا چاہیے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسے روکا جائے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ یعنی وہ پاسداری ہے تو صحیح، لیکن اس کو یقینی بنایا جائے کہ جنرل سی بات عمران خان جو چاہتا تھا کہ نام لے کر بات کی جائے، وہ ساری اس کی پروپیگنڈا مہم ٹھوس ہو چکی ہے۔ اب اور اس کی آخری امید یہی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے کہ اس نے پارٹی کے روپوش رہنماؤں سے، جو اب زیادہ دیر روپوش نہیں رہیں گے، ان سے ایک بات چیت کی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے کسی طریقے سے۔ تو اس اجلاس میں نہ یہ کوئی اسٹریٹجی دے سکا، نہ وہ مفرور رہنما کو رائے دے سکے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پھر سے جلوس نکالنے چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی آپشن جو تھی ان کے سامنے نہیں تھی، ان کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا کہ اب ان مشکل حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اور میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو روپوش رہنما ہیں، جن کی تعداد 50 کے قریب ہے میرے حساب سے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ کم ہو، لیکن میرے حساب سے ان کی تعداد 50 ہے۔ تو ان میں سے 10-15 تو اب اگلے چند دنوں میں پکڑے جانے ہیں، اور مزید 10-15 جو ہیں شاید وہ خود ہی معافی نامہ بھیج کر معافی مانگ کے آ جائیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو اتفاق رائے ہو رہا ہے، وہ اتفاق رائے یہ ہے کہ اب ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ یعنی حقیقی آزادی کی تحریک اب حقیقی معافی کی تحریک میں بدلنے جا رہی ہے۔ تو یہ مکافاتی عمل ہے جو عمران خان نے کیا، وہ کارکنوں کے سامنے، اس کے اپنے کارکنوں کے بھی سامنے۔ کیا اگر 1000 کارکنوں نے عمران خان کا وہ انٹرویو سنا ہے، تو کیا ان میں سے 100 نے بھی نظر ثانی نہیں کی ہوگی جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو پاکستان نہیں لانا چاہتا کیونکہ پاکستان میں تو گرفتاریاں ہوتی ہیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے۔ یہ وہی عمران خان جو اپنے کارکنوں سے یہ کہتا رہا ہے کہ خوف کے بت توڑ دو، اپنے بیٹوں کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، ان کو خوف کی چادر پہنا دو، لندن ہی میں رکھو کیونکہ پاکستان میں خطرہ ہے۔ خود غرضی کا ایسا کھلا اور ننگا مظاہرہ کرنے کے بعد اب بھی پی ٹی آئی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ بات نوٹ نہ کی ہو کہ دوسروں کے بیٹوں کو مروانے والا، ان کو یہ کہنے والا کہ جانیں قربان کر دو، آزادی ایسے نہیں ملتی، فوج کے سامنے ڈٹ جاؤ اور کچھ نہیں ہوتا، اور پولیس کی تعداد تو صرف 70,000 ہے، کتنوں کو یہ مار لے گی، اور اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو خود پی ٹی آئی کے کٹر حامیوں میں سوچ کی ایک فضا تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک طلسماتی ایک شور تھا، جعلی ایک ڈھنڈورا تھا، جس سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کان میں کوئی اور آواز جا ہی نہیں سکتی تھی، گویا کہ وہ سحر زدہ تھے، وہ ہپناٹائز تھے، ان کو ایک جادو کے اندر سپیل میں لے لیا گیا تھا۔
تو وہ عمران خان کی طرف سے ہونے والی ہر الٹی سیدھی بات پر ایمان لانے کا اعلان کر دیتے تھے۔ لیکن اب وہ جب کہ طلسم ٹوٹ چکا ہے اور عمران خان کا وہ بت بھی ٹوٹ چکا ہے کہ یہ تو ناقابل تسخیر ہے، ہمارا لیڈر جو ہے یہ تو ریڈ لائن ہے، اس کی طرف تو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ جو ریڈ لائن ہے وہ معافی مانگنے پر اتر آئی ہے، چھپی پھرتی ہے، ملک سے باہر جانے کے بہانے بنا رہی ہے، اور اس کا جو لہجہ ہے وہ ایک اس طرح اس میں ایسی منمناہٹ آ گئی ہے کہ کوئی گلی محلے کا غریب گھرانے کا سیاسی کارکن بھی اتنی لجاجت سے بات نہیں کرتا جتنی لجاجت سے یہ عمران خان بات کر رہا ہے۔ ہر روز خبر آتی ہے کہ اس نے فلاں سے رابطہ کیا، برطانیہ سے رابطہ کیا، امریکہ سے رابطہ کیا، عاصم منیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، صدر الوی کو اس نے پیغامات بھیجے کہ میرے لیے وہ راہ نکالو، کبھی خواجہ آصف کو یہ پیغام بھیجتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ ایک بت جو تھا اس کی ناقابل تسخیر ہونے کا، بلکہ اس کے دیوتا ہونے کا، بلکہ اس کے معمور من اللہ ہونے کا وہ بت ٹوٹ گیا ہے۔ اور اس بت کے ٹوٹنے اور اس طلسم کے دفع ہونے کے بعد کارکنوں کے پاس، پی ٹی آئی کے حامیوں کے پاس کھلے کان ہیں، وہ دوسری آوازیں بھی سن سکتے ہیں، وہ دوسرے منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی فضا اکھڑی ہے پنجاب میں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو طلسم ٹوٹا ہے اس نے اس کے حامیوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ اور ویسے بنیادی طور پر وہ جو فوج پر جس طرح حملے ہوئے، جس طرح شہداء کے تصویریں نظر آتش کی گئی، ان پر جوتے برسائے گئے، ان کا ایک مجسمہ توڑا گیا، جہاز کو نظر آتش کیا گیا، وہ مناظر لوگوں کو بھولنے والے نہیں ہیں، وہ یاد رہیں گے۔ اور ان مناظر نے پنجاب میں پی ٹی آئی کا حتمی کباڑہ کر دیا ہے، اور یہ حتمی کباڑہ جو ہے اب یہ رسمی کباڑے کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ تو انتظار کیجیے کہ اگلے چند دنوں میں کیا فیصلہ کن اقدامات ہوتے ہیں جن کے بعد یہ بدی کا پودا جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔